अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अरबला और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और आज के इस दिन को, खूबसूरत दिन को एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि ये हफ्ते का दूसरा दिन है, लेकिन उसके साथ साथ आज 13 रजब भी है, विलादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह। इसको मजहबी अकीदत और एहतराम और जोश जज्बे के साथ भी मनाया जा रहा है, क्योंकि इस शख्सियत का जब जिक्र आता है तो जोश जज्बा भी जहन में आता है। तो अल्लाह हम सबको उनकी सीरत के ऊपर अमल करने की तौफीक दे और उन जैसे अमाल करने की कोशिश करने की तौफीक दे। इसके साथ इस दिन को मनाया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ चूँकि PSL चल रहा है और हमारा कोई शो ऐसा नहीं होता, हमारा कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें PSL की बात ना हो और PSL जैसा कुछ ना हो। और PSL की जब हम बात करें तो कौन एक रन से आता है भाई, मुझे कोई ये बात समझा दे। कराची किंग्स। और जब इस्लामाबाद यूनाइटेड इतने कैचेस ड्रॉप करा, उसके बावजूद आप हार गए और वो भी 7वां मैच मुसलसल, अब आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आई विश इफ इट वाज मिर्जा इकबाल बेग साहब अरबला हसन की जगह, तो उनके जज्बात ज्यादा बढ़े हुए होते, क्योंकि जब इस्लामाबाद जीतता है डियर व्यूअर्स, उस वक्त लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के जो सपोर्टर्स हैं। मैं आपको बताती हूँ एक बात, ये बात इस्लामाबाद यूनाइटेड की नहीं है, ये बात कराची किंग्स की एक रन से हारने की है। मतलब इस बात पे मैं कराची वालों के साथ हूँ। भाई आपका दुखी होना बनता है, क्योंकि ये आपकी टीम ने आपके साथ बिल्कुल अच्छा और जस्टिफाइड नहीं किया, क्योंकि मतलब इतने कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, इतना वर्स्ट जो उनकी फील्डिंग थी। लेकिन यहाँ पे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इमाद वसीम की। कल बड़ी जबरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली, 50 स्कोर की उन्होंने और इमाद मैच बना के देखे गए। मैच था ही कराची का। मतलब जब मैंने मैच देखना शुरू किया, जिस वक्त मैं सुन रहा था पहले मैच रेडियो के ऊपर एज यूजुअल, और जब मैंने देखना शुरू किया उस वक्त 19 रन चाहिए थे 9 गेंदों के ऊपर, और मुझे ऐसा लगा कि मैच निकल गया इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ से, लेकिन एक विकेट ने पूरा पासा पलट दिया। इमाद वसीम की जो शॉट थी उसमें सारे कह रहे थे कि गलत खेली है, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली वो आपको जिताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाद वाले आने वाले एक और बात आपको बताऊं हसन, इमाद की बैटिंग भी अच्छी थी, लेकिन जिस तरह हसन अली उनको बना के दे रहे थे ना और वो मतलब उनका मारना ही बनता था। भाई ऑलरेडी एक बैट्समैन इतना अच्छा वेल सेटल्ड है, वो मार रहा है, पे बॉल आ रहा है, उसको आप फिर लाइन लेंथ के साथ गाय जो अंडर 19 का कैप्टन है कासिम, ही परफॉर्म्ड रियली वेल। और उनके बारे में मैं ट्विटर पे देख रही, लोग कहते हैं इनको आउट ना करो, इन पे तो वैसे ही प्यार आ रहा है लोगों को, तो लिहाजा कासिम की परफॉर्मेंस पे भी बहुत हाईलाइट रही। ओवरऑल कल PSL का मैच बड़ा ही नेल बाइटिंग किस्म का था, इसमें हम बात भी करेंगे। बेस्ट क्रिकेट इफ वी यूज्ड टू सी दैट इज इन PSL। मतलब जबरदस्त क्रिकेटिंग स्पिरिट होता है, सारी टीम्स अपनी जान लगाती हैं और वो हमने कल जज्बा देखा है। खैर आई विल नॉट से बेटर लक कराची, बिकॉज़ आप हारे जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग गोइंग विद यू। आप तो वो बाहर ही हो गए, लेकिन मैचेस तो हैं अभी उनके। सो चलें कोई एक मैच और अच्छा जीत के कम से कम थोड़ा सा अपने फैंस को तो मुतमईन कर देना, जो इतने ज्यादा है बड़ी तादाद में। कहीं ना कहीं हम सभी कराची किंग्स के फैंस हैं, क्योंकि उसमें बाबर आजम है और दीगर प्लेयर्स हैं। खैर तो अरबला हसन की बेस्ट विशेस कराची के साथ हैं। व्हाट एल्स वी हैव? कुछ नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ लाइनअप है 9 बजे का, और इसमें हम आपको दिखाते हैं आज की हेडलाइंस। इन हाउस तब्दीली ऑपोजिशन के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ की सियासी चालें नाकाम। काफ लीग डट कर हुकूमत के साथ खड़ी हो गई, कस्में रस्में निभाने के वादे। इत्तेहादियों के वाज़ेह पैगाम के बावजूद ऑपोजिशन के हौसले पस्त न हुए। तहरीक अदम एतमाद के लिए जहांगीर तरीन ग्रुप और नाराज अरकान से उम्मीदें लगा ली। बैकडोर राबितों का सिलसिला जारी। मोदी सरकार ने सेकुलर भारत के चेहरे पर कालक मल दी। तमाम रियासती इदारों में हिंदू इंतहा पसंदों ने कब्जा कर लिया। भारत के टूटने की पेशगोइयां शुरू हो गईं। ACCA के इम्तहानात में पाकिस्तानी तलबा की शानदार कामयाबी। दुनिया भर में टॉप पोजीशंस हासिल करने वाले उमैर जान और कोनल बावनी होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। और हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और इन लाफानी अशार के खालिक मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की बरसी आज मनाई जा रही है। जी जनाब, लाइनर आपने देखा, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को भी आज हम याद करेंगे। दीगर भी खबरें होंगी, बहुत सारे सेगमेंट्स भी हैं, लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर।
अच्छा, तो सियासत में जनाब कुछ ऐसा है कि हुकूमत को घर भेजने के लिए जो ओपोजिशन की सियासी सरगर्मियां हैं वो जारी हैं और मुसलसल जारी हैं। इत्तेहादियों से राब्तों मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लेकिन साथ साथ इत्तेहादियों को हुकूमत के सामने लाने के लिए ओपोजिशन नाकाम भी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि तमाम तदबीरें, सियासी चालें उल्टी पड़ रही हैं और इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस है ना वो उनको बहरहाल लीड कर रहा है, उनको जिता रहा है। ओपोजिशन की पूरी क़यादत ने काफिली को मनाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई। एक के बाद एक लीडर ने मुलाकात की। मुज़ाकरात के 2-2 सेशंस हुए, ये आपको दिखा भी रहे हैं। हुकूमत की खामियां गिनवाई गई, उसके मुस्तकबिल में ख़तरात और असरात से आगाह किया गया, लेकिन अभी तक नहीं हो सका, तो कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी की कोई मफाहमत काम नहीं कर रही। मौलाना फजलुर रहमान बेबस दिखाई देते हैं, पुराने खिलाड़ी हैं। शहबाज शरीफ कौन नहीं जानता, तमाम कोशिशें कर चुके हैं, अभी तक कामयाब नहीं हुए। चौधरी बरादरान से मुलाकात भी कर ली, 14 साल बाद चल के चले गए उनके घर। और नून लीग ये दावा भी करती रही कि शायद कुछ मस्बत रिजल्ट आएगा, लेकिन कल मुनिस इलाही ने सारी उम्मीदों पे कहते ना पानी फेर दिया, सारे उस गुब्बारे से हवा ही निकाल दी। वो कहते जी डट के खड़े हैं कप्तान के साथ, वादा किया साथ निभाएंगे, जब हम वादा करते हैं तो फिर हम साथ निभाते हैं। मायूसी हो रही है। साथ साथ मुनिस इलाही ने वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई कि हम आपके साथ खड़े हैं, जो ताल्लुक है वो जरूर निभाएंगे। आप पीटीआई वालों से कह दें कि उन्होंने घबराना नहीं है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने भी मोहब्बत भरा पैगाम दिया, उनकी खिदमत को सराहा, काफ लीग पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि पीटीआई घबराने वाली नहीं है, घबरा तो वो रहे हैं जो कई बरसों बाद आज चौधरी साहब की अयादत के लिए आ गए हैं। मुनिस इलाही के बयान पर अपोजिशन को टफ सूरत हाल का सामना है। अब तहरीक अदम एतमाद के लिए सिर्फ जहांगीर तरीन ग्रुप और नाराज अरकान ही अपोजिशन की आखिरी उम्मीद है। और इतलात ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो बैकडोर राबते हैं वो जारी हैं और जल्द एक अहम मुलाकात भी होगी। वैसे अपडेट ये भी आई है कि जो हम ख्याल ग्रुप है उसने भी कहा है कि वो हुकूमत की पुष्टपराही ही करेगा। वो यानी कि इस वक्त फिलहाल ये ओपोजिशन है, ये तहरीक अदम एतमाद है और कामयाबी नहीं हो रही है। ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है। और दूसरी जानिब हम अगर देखें, लेकिन कल जो मुनिस का स्टेटमेंट था, दो कि वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा एक मीनिंगफुल स्माइल भी दिया, लेकिन उसके साथ साथ एक बात ये भी है कि मुनिस इस वक्त सिटिंग मिनिस्टर हैं। वो एज मिनिस्टर ओबियसली अपनी रिजर्वेशंस का इजहार नहीं कर सकते, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा था बहरहाल कि वो हुकूमत के साथ बिल्कुल एक अच्छे रिलेशनशिप के अंदर है। इमरान खान साहब की क़यादत पे उनको एतमाद है और ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन दूसरी जानिब उनके जो बुजुर्ग हैं उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से हुई है और उन्होंने इनकार नहीं किया शहबाज शरीफ साहब को, हालांकि वो कर सकते थे, वो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने इनकार के बजाय कुछ मजीद वक्त मांगा। और साथ साथ चौधरी बरादरान ने यह भी कहा कि अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, देखते हैं कि क्या सूरत हाल आगे क्या होता है। तहरीक अदम एतमाद के लिए बहुत सारी कोशिशें की। आसिफ अली जरदारी जिनको मफाहमत का किंग कहा जाता है, उनकी भी कोशिशें इस बार कामयाब नहीं हुई और काफ लीग ने बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में उन्होंने कह दिया कि अब हम आपके साथ नहीं, अभी जो हमने ताल्लुक और जो वादे हमने पीटीआई की हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ किए, उसको आखिरी दम तक निभाएंगे जब तक ये हुकूमत है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी तो कहा है कि हमें चौधरी बरादरान पे मुकम्मल एतमाद है। फिर इस पे हमने देखा कुछ स्टेटमेंट्स पुरानी इमरान खान साहब की निकाल के उसको सोशल मीडिया पे फ्लोट किया गया कि इमरान खान साहब चौधरी बरादरान, यस। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि बदतमीज भी बहुत है सोशल मीडिया और सभी जमातों के हवाले से। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पीटीआई और पीएमएलएन और एनीवन, सब कोई माशाल्लाह उनके कारकुनान छोड़ते नहीं हैं, गालियों से नीचे बात नहीं करते। खैर इस वक्त जो सूरत हाल है वो हुकूमत के लिए बहरहाल फिल वक्त थोड़ी कंफर्टेबल नजर आती है। जो एकदम से मूवमेंट शुरू हुई थी, लेकिन चूंकि अब लॉन्ग मार्च का भी सिलसिला है, पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुकी है और 27 उसके साथ साथ एक स्टेटमेंट जो अभी शाह महमूद कुरैशी साहब की मैं रस्ते में आते हुए सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि बिलावल को इनफेक्ट उन्होंने कहा कि मैं लड़काना आ रहा हूँ, आप तैयारी कर लें, हो सकता है रास्ते में कहीं मुलाकात भी हो जाए। शाह महमूद साहब ने ऐसा भी कहा। और शाह साहब के बारे में फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बिलावल तो ये कह ही चुके हैं कि ये मतलब अजीब अल्फाज इस्तेमाल कर ही चुके हैं जो उनके मुताबिक। लेकिन अभी जो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से ऑब्वियसली उन्होंने शायद इस कॉन्टेक्स्ट में भी कहा, लेकिन दीगर मामलात में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो अपने इत्तेहादियों को लेकर खासे कॉन्फिडेंट है और उनके नज़दीक कि उनके साथ खड़े हैं। और मेरी दूसरी जानिब अगर हम अपोजिशन की देखें तो आई डोंट नो व्हाई, आई वंडर कि इनमें वो अभी तक वो कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है। वो भी उतने ही कॉन्फिडेंट है जितने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कॉन्फिडेंट है। उन्हें लगता है कि जी वो जोड़ तोड़ करके ये मामला कहीं ना कहीं तहरीक अदम एतमाद वाला लेकर चले जाएंगे। लेकिन उसकी दूसरी जानिब देखा जाए तो फिलहाल बज़ाहिर को ऐसी सूरत हाल बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारी जमातों ने जो इत्तेहादी है उन्होंने उनको बिल्कुल एक जो कह ले हरा झंडा दिखा दिया। अच्छा, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर भी कुछ सवालात उठाए गए हैं
और इसके हवाले से कल जो मुख्तलिफ वज़रा हैं, जैसे फ़रूख हबीब साहब हैं या दीगर वज़रा हैं, वो बड़े गुस्से में नज़र आए और समहाउ बनता भी है। खातून अव्वल के हवाले से जो बात की जा रही थी या वज़ीर आज़म उनके ताल्लुकात के इख्तलाफ के बारे में कोई बात की जा रही थी, इस पर जो PTI है उसका मौक़िफ़ ये सामने आया है कि ये कैंपेन वही लोग कर रहे हैं जो बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के खिलाफ कैंपेन किया करते थे। और वफाकी वज़रा का ये भी कहना था कि हमें मालूम है इसके पीछे कौन है। उनका इशारा किस जानिब है ये तो नाज़रीन फैसला कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि जो खातून अव्वल हैं उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बेगम का वो सिर्फ महज अहलिया हैं वज़ीर आज़म की, वो ना तो सियासत पर कोई बयान देती हैं ना कोई तनकीद करती हैं, इसलिए उनको सियासी मामलात के अंदर न लेके आया जाए। और वज़ीर आज़म ने खुद भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और इसे एक अच्छी बात करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन इमरान, दूसरी जानिब पॉलिटिकल सिचुएशन में हम जब भी देखते हैं ये ज़ातियात पे आने का मामला, पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना, ये इतना आम हो चुका है। हमारे वफाकी वज़रा, सॉरी टू से, बहुत सारे ऐसे वज़ीर हैं, वज़रा हैं जो बिला झिझक किसी भी खातून के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जो कह ले बदजुबानी का मुजाहरा करने से गुरेज नहीं करते। दैट्स वेरी रॉन्ग, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन को पर्सनल के साथ लिंक करना ये वैसे ही एथिक्स के खिलाफ है। और आप पूरी दुनिया में एक मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करें और जिस लैंग्वेज का, जिस तरह से आप ज़ातियात पर हमले करते हैं, दिस इज़ सच अनफॉर्चुनेट थिंग, क्योंकि हम लोग उस सोसाइटी में रहते हैं जो रिप्रेजेंट करे और हमारे यहाँ मेरे ख्याल से खातून का इज़्ज़त और एहतराम हमें उसके लिए देखा जाता है। और अगर हम ही इस तरह की, चाहे वो मरियम नवाज साहिबा के बारे में कुछ कोई भी खातून हो, और ये किसी खातून का जुर्म नहीं है कि वो सियासत कर रही है या जर्नलिज्म कर रही हैं, अगर वो इस फील्ड के अंदर है, वो प्रोफेशनली कोई भी काम कर रही हैं, तो ये उनका जुर्म नहीं है कि इसको एक मनफी तासुर दिया जाए या मनफी जामा पहनाया जाए और उस तरीके से माशरे के सामने रखा जाए। कोई भी खातून कहीं पर भी अगर वोकल होती हैं तो कायद आज़म ने कहा है हमारा इस्लाम ख़वातीन को हक देता है और आपकी तरबियत के ऊपर मुनसर होता है कि आप किसी को किस तरीके से एक एहतराम की निगाह से देखते हैं। सो बड़ी अच्छी बात आपने की कि कोई भी खातून, चाहे वो किसी भी जगह पे काम कर रही हैं, किसी भी सतह पे काम कर रही हैं, उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी या जमात से है, उनको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। हमें मियां जावेद लतीफ़ साहब जो हैं PMLN के रहनुमा हैं, उनसे ज़रा मौजूदा सूरत हाल पे बात करते हैं, बल्कि मौजूदा नाजुक सूरत हाल पे बात करते हैं। मियां साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। सूरत हाल ठीक नहीं हो रही आपसे, आपको इत्तेहादी हुकूमत के कह देते हैं कि सोचेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सामने बबांगे दोहल मीडिया के सामने आके कह देते हैं कि जी PTI को कहते हैं आपने घबराना नहीं, हम साथ खड़े हैं। तो ये इस नाकामी पे क्या कहेंगे मियां साहब? देखें, इसको नाकामी तो आप नहीं कह सकते, मगर मैं ये जरूर आपको कहूंगा कि जब कौम अदम एतमाद कर दे किसी भी हुकूमत पर, और पाकिस्तान की 74 साल जिंदगी में पहला मौका है कि पूरी की पूरी कौम जो है मौजूदा हुकूमत पर अदम एतमाद कर रही है। उसकी पहले साल या 2018 में जो भी हम रीजन पेश करते थे वो अपनी जगह, मगर कुछ एक तबका था जो इसको सपोर्ट करता था। और 4 सालों में जिस तरह इन्होंने मईशत का बेड़ागर्क कर दिया, जिस तरह पाकिस्तान की तबाही हुई है, उसके बाद कोई सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जो इनको सपोर्ट कर रहा हो। अब बात यह है कि जो मुंतखब लोग होते हैं, जो अरकान असेंबली होते हैं, उनका अपना एक हलका होता है। जब अपने हलकों में वो जाते हैं तो आगे से जो जवाब मिलता है, उसके बाद वो PTI का मेंबर हो, किसी दूसरी जमात का हो, उसके लिए मुश्किल है फेस करना। लेकिन मियां साहब, ये तो इंतखाब की बातें हैं ना, अगर आपकी बात से इत्तेफाक कर भी लिया, जैसे आप खुद एक अवामी सियासतदान हैं और जितने भी लोग अवाम की पॉलिटिक्स करके आते हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन पार्लियामान में तो नंबर का सिलसिला है ना। आप अभी जनरल इलेक्शन पे तो नहीं जा रहे, आप तो अदम एतमाद पे जा रहे हैं और आप कह चुके हैं कि हम ला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन का अपना कद काट, सियासी कद काट या असर और रसूख इतना नहीं है कि उसके साथ सीजन पॉलिटिशियन लाइक चौधरी बरादरान या MKM के जो MKM पाकिस्तान के लोग हैं वो नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब है आपके मौक़िफ़ को इत्तेहादी नहीं मान रहे, उनको अपना सियासी मुस्तकबिल हुकूमत के साथ महफूज नज़र आ रहा है। तो ऐसा हो रहा है ना मियां साहब? नहीं, देखें, कुछ होते हैं बेनिफिशरी और कुछ होते हैं कि जब आखिरी साल होता है तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि इलेक्टेबल जो हैं वो मौसम को देखकर चेंज हो रहे हैं। कोई कहता है कि जनाब नई जमात बन रही है, कोई कहते हैं कि जनाब नाराज हो गए लोग।
उनको वजह ये होती है कि अपना फ्यूचर जो है सियासी उसको बचाने के लिए वो फिर रास्ते ढूंढते हैं। अब मैं जो कहने लगा था आपको, आप अगर सुन लें जी। तो ये है कि आप सीजन पॉलिटिशियन की बात करते हैं या जमातों की बात करते हैं, इत्तेहादियों की, तो मैं तो आपको बात ये कहने लगा हूं कि जब पीटीआई के अपने लोग ग्रुपों की शक्ल में उनको छोड़ रहे हों और छोड़ना चाह रहे हों, शर्त ये है कि जो ताकतवर हलके हैं उनकी फोन कॉल ना आए, उनका दबाव ना आए। तो आप देखेंगे कि हम तो 20-25 लोगों का जिक्र करते थे कि वो हमारे साथ राब्ते में है, मगर जब अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, अनाउंस होगी, तो फिर आप देखें कि ये 20-25 नहीं, ये 50% वैसे मियां साहब कितना आसान है ना, जब खुद से नंबर गेम न बने, सियासी मफामत ना हो, तो ताकतवर हलकों पे या अनदेखी ताकतों पे बात डाल दी जाए। ऐसे ही करते हैं आप लोग, ऐसे लगता है। कोई सबूत भी नहीं लेके आते, कहते हैं ना सामने आते भी नहीं और छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कुछ इस तरह का मामला लगता है। नहीं इमरान, अगर आप रवायती जुमले बोलेंगे तो मैं तो नहीं वो बोलूंगा, मगर मैं आपको ये जरूर कह रहा हूँ कि क्या माजी दूर में, माजी करीब में ऐसा होता नहीं रहा? फिर आप ये बताएं कि डॉक्टर आमर लियाकत क्या कहते थे कि बड़े एहतमाम से लाए गए। फिर आप ये देखें कि खुद जो चौधरी बरादरान का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा था एक नेशनल चैनल पे आके, मियां साहब आपने अगर आमिर लियाकत साहब की बात को कोट करके आगे इस सियासत में बात करनी है तो हम बड़े परेशान होंगे कि अगर नून लीग के लिए ये वक्त आया कि वो आमिर लियाकत की बात को कोट करेंगे। लेकिन स्टिल जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान के कोई बैकडोर राबते हो रहे हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप का जो जहाज है उसका रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसा है? मैं अब आप दोनों को क्या कह सकता हूँ, मैं अगर बात मुकम्मल कर लेता तो मेरी जी आप करें, आप इस बात को ऐड कर लें क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, हम चाह रहे थे कि आप सारी चीजों का अहाता कर लें। नहीं, अगर आप बात कर रहे हैं डॉक्टर आमर लियाकत की, ये तो मैंने वैसे कोट किया, मैं डॉक्टर आमर लियाकत को छोड़ देता हूँ, मैं चौधरी परवेज इलाही को कोट कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि वो कह रहे थे कि मैंने उस वक्त के आर्मी चीफ से शिकायत की कि हमारी जमात को तोड़ के पीटीआई को क्यों बनाया जा रहा है। ये मैंने जवाब दिया है इमरान हसन का, जो वो कहते थे कि फिर आप ताकतवर हलकों पे डाल देते हैं। तो मैं अब फिर भी यही कह रहा हूँ आपसे कि बाप पार्टी हो या दीगर इत्तेहादी जमातें हो, वो कह रही हैं कि हमारी स्टेटमेंट जो है उनको सुना जाए। फिर आप देख लें कि अभी चंद दिन पहले बलूचिस्तान में अदम एतमाद हुआ वज़ीर आला के खिलाफ, सही, और उस काबीना के लोग कह रहे थे कि हम जाम कमाल के साथ हैं और अगले दिन अदम एतमाद का साथ दे रहे थे। ठीक है, ठीक है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अक्सरियत नहीं, बाज़ अक्सरियत जो है वो हुकूमत वक्त की नादानियों, नालायकियों, नाअहलियों और जो उन्होंने तबाही किया मुल्क की, उससे नाला नहीं परेशान। ठीक है मियां साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपने अपना मौके बात कंप्लीट किया, मैंने कोशिश की इतना हो सके। क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे बढ़ती हिंदू इंतहा पसंदी के हवाले से। तो उसने भारत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। हिंदू तबाह का प्रचार जो है वो उरूज पर है। हर तरफ मुतशद्दिद जत्थे का गलबा है जिन्होंने मुसलमान और अक़लियतों का जीना महाल कर दिया है। वो भारत जो कभी सेकुलर होने का दावा करता था, आज दुनिया में इसकी पहचान इंतहा पसंदी और मुतशद्दिद जत्थे बन गए हैं। भारत में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन इंतहा पसंदी का कोई वाकया रिपोर्ट ना हुआ हो। हुकूमती जमात बीजेपी की जानिब से इन जत्थों और इंतहा पसंदों को रोकने की बजाय उन्हें सपोर्ट भी किया, और ये सपोर्ट सरकारी सतह पे है। मुख्तलिफ सरकारी ऑफिस के अंदर बैठे हुए लोग सबसे बड़े इंतहा पसंद है। अगर कहा जाए कि इस वक्त हुकूमती इदारे इन इंतहा पसंदों के हाथों यरगमाल बन चुके हैं तो गलत नहीं होगा। अरुंधति रॉय जो कि मारूफ सीनियर सहाफ़ी हैं, मुसन्निफा हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो वक्त दूर नहीं कि भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा सोवियत यूनियन की तरह और कश्मीर भारत को खा जाएगा। कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी उन्होंने दी हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। आप हमें इनके शोज़ में, हमारे शोज़ में इनका तज्जिया देखते हैं। इस वक्त हम जनरल साहब से ज़रा पूछते हैं कि वो इस बढ़ती इंतहा पसंदी को किस जानिब जाता देख रहे हैं। जनरल साहब सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये सूरत हाल ख़तरनाक है। दुनिया के किसी भी मुल्क में इंतहा पसंदी हो तो वो पूरी
दुनिया के अमन के लिए खतरा होता है, और भारत तो दुनिया के चंद एक बड़े ममालिक में से एक है। तो ये जो इंतहा पसंदी की लहर है, ये इतने बड़े मुल्क को, जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, किस जानिब धकेल रही है? आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं भारत का इस सारे अमल के बाद? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक सेकुलरिज्म है उसको तो खैर बात कह दिया भारत ने, और जो सेकुलर आवाज़ें हैं, जैसे अभी आपने ध्रुव रॉय की बात की, वो तो बहुत धीमी है, बहुत कम है, उनका कोई इतना इम्पैक्ट हो नहीं रहा वहाँ पर। जिसका ये मतलब है कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं और ख़ासकर मुसलमान, उनको उन्होंने मुकम्मल तौर पर मुतनफ़र कर दिया। और अभी आप देखें उत्तर प्रदेश के इंतखाबात हो रहे हैं, उनके आउटकम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो मुस्लिम हेट के ऊपर ही बुनियाद है उन इंतखाबात की। तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि वो जिस नहज पे चल रहे हैं, और दुनिया को में से भी अभी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, यहाँ तक कि उनके जो करीबी हलीफ है अमेरिका, वहाँ के अखबारों को भी अगर आप देखें तो अभी वहाँ पर बातचीत शुरू हो गई है। तो ये ह्यूमन राइट्स वॉच हो या और जो इदारे हैं, उन्होंने भी अपना इंडिया दे दिया कि वहाँ पर क्या होने वाला है। तो मेरा ख्याल वो बिल्कुल रॉय सही कह रही हैं कि उन्होंने खुद ही, हिंदुस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाए। हालांकि माइनॉरिटी तो उनके साथ रहना चाह रही थी, लेकिन वो हमें, हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। देखिए ये खित्ते के ऊपर तो असरअंदाज पहले होगा, दुनिया के ऊपर तो बाद में होगा। इसका स्पिल ओवर इफेक्ट ये हो सकता है कि वो हो सकता है इसको एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश करें, हमारे जिम्मे लगाएं, नाम लगाएं, जैसे कि आपको पता है कि कई मुल्कों की आदत है जी। तो उसकी वजह से वो अब इतनी बड़ी फौज जो है उन्होंने बेशुमार कील कांटे से लेस कर रखी है, वो चढ़ा ना दें कहीं खुदा न खासा, और फिर हमें साफ ज़ाहिर है कि अपने दिफा के लिए लड़ना पड़ेगा। और फिर उस लड़ाई के नतीजे में क्या शक्ल निकलती है पूरे खित्ते की, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो उनकी लीडरशिप को चाहिए कि सोचें पूरे खित्ते की खातर, इस दुनिया की खातर। और दुनिया को चाहिए कि जरा दिलचस्पी लें कि दो एटमी ताकतें अगर आमने सामने आ गई तो यहाँ पर क्या मसाइल पैदा होंगे। तो मेरा ख्याल बहुत गंभीर सिचुएशन है, और इसके लिए हमें बहुत मोहतात हमें भी रहने की जरूरत है जी। जनरल साहब, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि पूरी दुनिया को इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है, और इंतहा पसंदी के हवाले से अब वो बहुत ज़्यादा जो कह लें कंट्रोल से बाहर हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन OIC ने जो इस बढ़ती हुई इंतहा पसंदी है इसके हवाले से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है, और इसमें मुस्लिम ममालिक का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने कहा कि ओवरऑल खित्ते की जो सिचुएशन है उस पर इम्पैक्ट आएगा। आप मुस्लिम ममालिक के रोल को किस तरह से देखते हैं, और साथ साथ इनको मिलकर जो भारत के अंदर ये इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं आए रोज, उसको किस तरह से डिफेंड करना होगा? देखिए जी, मुस्लिम ममालिक में तो मेरा अपना अंदाजा ये है कि बहुत कम मुल्क हैं जो इस बात को समझ पाएंगे। हम तो चूंकि बिल्कुल उनके हमसाए हैं और बहुत अरसे से इस माइंडसेट से डील कर रहे हैं, इसलिए हम जरा जल्दी समझ भी जाते हैं या सेंसिटिव हैं इस मामले में। बाकी मुस्लिम ममालिक को थोड़ी देर लगेगी, लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि जो जनरल सिविल सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड है वो ज्यादा जल्दी जाग सकती है अगर उनको हम सही अप्रोच करें, उनको बताएं कि क्या होने वाला है। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है इनका तो आपको पता है कि इंटरेस्ट होता है, ये और तरीके से बिहेव करती हैं, लेकिन जो सिविल सोसाइटीज हैं हमें भी चाहिए कि अगर हमने सबसे पहले किसी को टच करना है या किसी को हमने एम्फसाइज ये बात करनी है, सेंसिटाइज करना है, तो जो सिविल सोसाइटीज हैं मुस्लिम ममालिक की और बड़े ममालिक की एट लार्ज, यूरोपियन ममालिक जो है वो बड़े सेंसिटिव हैं सारे मामलात में। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा जोर इस बात पे देना चाहिए, और ऐसे ममालिक जो सेंसिटिव हैं, जो इस बात को ज्यादा समझते हैं, उसमें मेरा ख्याल टर्की हो सकता है, मलेशिया हो सकता है, ईरान को अगर हम कोशिश करें तो ये वो ममालिक हैं जो जल्दी समझेंगे अरब ममालिक के मुकाबले में, जो कि अभी काफी हद तक आगे जा चुके हैं। एक तो हर मुल्क के इंटरनल चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं कि मुझे लगता है कि वो बाहर के किसी मुल्क की तरफ देख ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा मसला है, वो पूरी दुनिया के साथ है, इंक्लूडिंग अमेरिका एंड चाइना एंड एवरीवन। लेकिन दूसरी जानिब एक मुल्क अपने मुल्क की तकरीबन 16% आबादी, 204 मिलियन लोगों को कैसे इग्नोर कर सकता है जो मुसलमान भारत के अंदर रहते हैं। ये तो उस मुल्क के अपने लिए ठीक नहीं है, लेकिन इसके जानने के बावजूद इंडियन हुकूमत मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही। क्या आपको नहीं लगता कि इंडियन हुकूमत खुद बहुत बड़ी दुश्मनी कर रही है अपने मुल्क के साथ ही अमल करके? ये देखें, होता ही है कि जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन की जो प्रोपोर्शन है या परसेंटेज है वो नौखानदा हो और गरीब हो, जो हमारे मुल्क में भी है, तो उनको अगर आप जज्बाती कर दें तो वो फिर बोतल से निकला हुआ जिन वापस नहीं डाला जाता। हुआ ये है कि उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए एंटी पाकिस्तान पहले शुरू किया, वो एंटी मुस्लिम में तब्दील हो गया, फिर जो कुछ उन्होंने मकबूजा कश्मीर में किया वो बिल्कुल एक ऐसा इकदाम हो गया। तो एक
पूरी उन्होंने मतलब जो बिलियंस की आबादी है उसमें से आधी से ज्यादा आबादी को आप यूं समझें कि चेंज कर दिया, उनका माइंडसेट चेंज कर दिया। अब वो दोबारा उसको सीधा करना आसान नहीं है, इसका तो कोई ना कोई जो नतीजा है वो निकलेगा जरूर। और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, आपने देखा वो क्रिश्चियंस के साथ क्या कर रहे हैं, इवन दलित्स के साथ क्या कर रहे हैं, सिख पहले ही उनसे मुतनफर है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि आप देखेंगे कि ये माइनॉरिटीज इकट्ठी हो जाएंगी, अपने कोई मेजॉरिटी एरियाज बनाएंगे, उसमें फिर अलहदगी मांगेंगे। तो कश्मीर का तो मसला आप समझे वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ ही हो गया, उन लोगों को तो वापस लाना नामुमकिन है, इवन इनको वापस लाना बहुत दुश्वार हो गया। तो उन्होंने खुद ही अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपना तज्जिया दिया। कश्मीर में जो ओवरऑल सिचुएशन है हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो कश्मीर समेत है, मुसलमानों के लिए जो ज़मीन को तंग किया जा रहा है उस पर बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब वक्त हुआ चाहता है आपसे कुछ एक्सप्रेसो हीरोज से मिलवाने का। आपको पाकिस्तानी तलबा एज वी ऑलवेज से ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करें दुनिया भर के अंदर। और अब आज जो हम जिक्र करें वो ACCA के कुछ तलबा की बात करें जो कि दुनिया भर में टॉप पोजीशंस जिन्होंने हासिल की हैं, कर भी रहे हैं। कुछ की मुलाकात हमने पहले भी करवाई थी, आई रिमेंबर। सो ऐसे ही कुछ और हीरोज हमारे साथ और भी हैं। हम लोग बिल्कुल ACCA के दिसंबर 2021 में होने वाले आलमी इम्तिहान में लाहौर से अरहम अली ने मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के इम्तिहान में टॉप किया, जबकि लाहौरी के उसामा ने जो मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस के इम्तिहान में टॉप किया, जबकि कराची की कोमल बावानी ने मैनेजमेंट फंक्शन के इम्तिहान में दुनिया भर के तलबा में अव्वल पोजीशन हासिल की, जबकि पेशावर के उमैर जान ने रिकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के इम्तिहान में टॉप किया। इसी हवाले से कोमल बावानी और उमैर जान हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी हम कोमल से बात करेंगे। कोमल, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस पोजीशन। कैसा लग रहा है? थोड़े से अपने जज्बात का इजहार करें, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ऑब्वियसली मैं प्रीवियसली मेडिकल स्टूडेंट थी, तो ऑब्वियसली इट वाजंट सो इजी फॉर मी टू स्टार्ट ACCA। लाइक डिसीजन ही मुश्किल था मेरे लिए ACCA स्टार्ट करना, बट एज आई स्टार्टेड तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसीडिंग। आपने मेडिकल स्टूडेंट से ACCA की जानिब क्यों आई आप? थोड़ा बिकॉज आई थॉट के एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो अपने 2 नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए। तो पहला तो मैं क्लियर नहीं कर सकी थी, लेकिन दूसरा एग्ज़ाम जो है उसमें मैं मेरिट नहीं ले पाई, लाइक मेडिकल स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया। तो आई स्टार्टेड ACCA because I thought pharmacy and physiotherapy were like they didn't have such worth, so I started ACCA. ठीक है, तो ये टॉप पे आने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी भी सब्जेक्ट को टॉप करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, उससे बहुत मोहब्बत करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है? मोहब्बत करनी पड़ती है। एक्चुअली मेरे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे, बिकॉज उन्होंने मतलब मैंने तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से पढ़ा है, तो उन्होंने ऑब्वियसली मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। लाइक उनका पढ़ाने का तरीका इज़ लाइक क्लासिकल। माय टीचर से फरहान सईद, आई विल डेफिनेटली प्रोनाउंस हिज नेम हियर। सो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और तबानी स्कूल की जो फैसिलिटीज़ हैं, ऑनलाइन फैसिलिटीज़, रिकॉर्डिंग्स वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं, सो दैट्स टू गुड। और स्टूडेंट का भी रोल होता है ऑब्वियसली, सो आई हैव स्टडीड अ लॉट। और बुक्स को 2 से 3 बार मैंने पढ़ा कि लाइक I can easily absorb all the things because I was a medical student, so it wasn't definitely so easy for me. लेकिन still books अच्छे से पढ़ लेना और किट्स अच्छे से solve कर लेना, तो definitely here you go for the exam. अच्छा कोमल, आपने मैनेजमेंट फंक्शन के इम्तिहान में पोजीशन हासिल की है। हाँ, इसका तो बताएं, ये किस तरह का सब्जेक्ट है? थोड़ा ड्राई है, एक्साइटिंग है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ तभी आपने उसको प्रॉपर्ली स्टडी किया? It's not dry subject, like जब हम स्टार्ट करते हैं तो मैंने तो 2 एग्जाम्स लिए थे, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी 98% पे क्लियर हुआ था। तो इट इज़ इन लाइक कि ये मुश्किल होता है या क्या, लेकिन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इज़ लाइक कि उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस पढ़ने पड़ते हैं, और लाइक इट्स कम्प्लीटली अबाउट मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस एंड ऑल, कि आपको उन चीज़ों की कॉस्टिंग करनी पड़ती है। तो वो पेपर लाइक ड्राई नहीं होता, बट यू हैव टू पे फोकस to each and every topic. तो ये जो हमारा जो एक कन्वेंशनल निज़ाम तालीम है जिसमें कॉमर्स हम पढ़ते हैं, उससे ये किस हद तक मुख्तलिफ है ये जो सर्टिफिकेशन है ACCA की? और दूसरा ये कि पीपल कंपैरेटिवली व्हेन दे डिस्कस CA एंड ACCA दे ऑलवेज से कि ACCA इज़ कंपैरेटिवली एन ईजी डिग्री, इज़ शॉर्टर इन टर्म्स एज वेल, लेकिन क्या ये उतनी प्रोफेशनली उतना सॉलिड सर्टिफिकेट भी है ACCA जो है, हम अगर इंटरनेशनली बात करते हैं ख़ासतौर पे UK वगैरह के अंदर?
actually this is a global certification. मतलब CA I guess so. I don't know much about CA. So लेकिन still CA I guess पाकिस्तान में ही है और ACCA जो है वो global certification है. लेकिन इतना easy मतलब like कुछ papers ऐसे होते हैं as हम लोग आगे proceed करते हैं तो वो मुश्किल होते जाते हैं papers के levels. लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि clear नहीं होता. It needs dedication I guess. ठीक हो गया। अच्छा कोमल, ऑब्वियसली जब आप पढ़ते हैं, पोजीशन लेते हैं, तो हम जैसे लोग यही सोचते हैं जिसने पोजीशन लिया उसने बस सिर्फ पढ़ा है, उसकी जिंदगी में और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ पढ़ता रहता है। तो हम जानना चाहते हैं आपकी इस पढ़ाई के अलावा और क्या हॉबीज है? कुछ ऐसे कुकिंग करती हैं, कोई बेकिंग करती हैं, इस तरह की कोई एक्टिविटीज है आपकी? I love to hang out with my friends. मैं मतलब like cooking और इस टाइप की चीज़ों में तो नहीं, लेकिन friends gatherings वगैरह और आना जाना। आपकी सोशल लाइफ आपने मेंटेन रखी है, इसका मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ। अच्छा, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं, इस वक्त जितने भी लोग आपके साथी आपको देख रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं इस वक्त जो तालीम से फारिग होने के बाद बेसिक जो उनकी एजुकेशन है वो ये सोच रहे हैं कि आगे वो क्या करें। आप उनको ACCA रिकमेंड कर रही हैं कि सर्टिफिकेशन में आ जाएं? और अगर आप रिकमेंड कर रही हैं तो क्या आप ये भी कह रही हैं कि किसी इंस्टीट्यूट से करें, ऑनलाइन करें? क्योंकि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। तो ज़रा हमें बताइए, आप अपने तजर्बे की रोशनी में अपने जो जूनियर्स हैं उनको ज़रा क्या बताएंगी आप? एक्चुअली मैं अपने खुद के फ्रेंड्स को भी जो मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको भी मैं ये गाइड करती हूँ कि अब वो ACCA की तरफ आ जाएं, एज बिकॉज आई एम हियर तो आई नो कि इट्स ईजी। तो मैं अपने फ्रेंड्स को भी ये कहती हूँ कि ACCA इज़ क्वाइट ईजी और ACCA की तरफ आ जाना इज़ अ गुड थिंग। और फिर इसके बाद ACCA कंप्लीट करने के बाद आई गेस 2-3 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद इंसान को अपना बिजनेस परस्यू करना चाहिए। तो आफ्टर 3 इयर्स ऑफ कोमल, आप हमारे साथ हैं, उमेर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमेर, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने पोजीशन हासिल की। थोड़ा सा अपनी एक्साइटमेंट, अपनी खुशी के हवाले से बताएं। जी थैंक यू। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में मेरी टॉप हुई है 100/100 मार्क्स से, और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है टीचर्स की मेहनत की और पेरेंट्स की दुआएं थी। तो आगे क्या करना है उमैर जी? आगे क्या करना है, क्या इरादे हैं? आगे क्या इरादे हैं? सर्टिफिकेट मुकम्मल हो गया? अभी इट्स ऑन इट्स वे? जी इट्स ऑन द वे। मेरे 2 पेपर्स हो गए हैं और आगे FA2 के लिए तैयारी कर रही है। ठीक हो गया, ठीक हो। चलें, थैंक यू वेरी मच कोमल, आपका भी बहुत शुक्रिया। उमैर, आपका भी विश यू थोड़े से लेट हो गए आप उमैर, लेकिन थैंक यू फॉर कमिंग। अल्लाह ताला आपके लिए आगे की मंजिलें आसान करे, आप बहुत ज़्यादा कामयाब हों और बहुत सारे एक्सेल करें, इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। कोमल और उमैर हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने पोजीशंस ली हैं सब्जेक्ट्स के अंदर, तो उनको हम और कोमल का मैसेज ये था कि डॉक्टर ना बनिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनिए। सिर्फ डॉक्टर नहीं बनिए, यानी कि आप सिर्फ महदूद ना कीजिए अपने आप को। खैर, यू हर्ड द कॉन्वर्सेशन की, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और इन लाफानी कलिमात के खालिक और ऐसे कई अशार के खालिक मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की 153वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम, जैसा कि हमने बताया, असदुल्ला खां गालिब था। वो 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के अजीम शायर थे। उन्होंने उर्दू शायरी को नई वुसअत अता की। वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। आई होप कि आप ठीक ठाक हैं। वैसे बच्चों की छुट्टियां तो नहीं है आजकल, है ना? स्कूल जा रहे हैं बच्चे, स्कूल जा रहे हैं, पेपर्स भी हो रहे हैं, कुछ पेपर्स हो रहे हैं और इन पेपर्स के अंदर भी रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन आज मैं सुबह एक आर्टिकल था, छोटा सा वो पढ़ा था, वो स्ट्रेस के हवाले से था कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस ना डालें। और आपको पता है वो डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर आप सिर्फ ये समझते हैं कि बच्चों को कोई ऐसी बात बता के आप टेंस करते हैं तो आप गलत समझते हैं। अगर बच्चों के सामने आप ऐसी कोई हरकत भी करते हैं, जैसे अम्मी अब्बा आपस में किसी बात पे तलखी भी करते हैं, तो वो भी बच्चे को स्ट्रेस देती है। और 7 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए स्ट्रेस के असरात उसकी जिंदगी पर जिंदगी भर रहते हैं। ऑब्वियसली जब बचपन में आपने कोई ऐसी चीज अपने सामने होते हुए देखी हो तो आप फॉर द लॉन्गर रन आपका उस पर बहुत इम्पैक्ट रहता है। लेकिन ओवरऑल वैसे तो बच्चों के सामने इज्तनाब ही करना चाहिए, अपने जो मसाइल हैं उनको बच्चों के सामने लड़े नहीं और खुद न्यूज़ चैनल्स ना देखें इन 2 घंटों के अलावा, क्योंकि बहुत स्ट्रेस मिलता है आपको खबरें देख के, आपको लगता है कि और है। लेकिन हम बच्चों से रिलेटेड हमारा कोई टॉपिक नहीं है, वैसे ही मेरे जहन में आया तो एक मैसेज दिया कि आप बच्चों के सामने थोड़ा सा एहतियात कर लिया करें, क्योंकि उनकी तरबियत के लिए बड़ा जरूरी
जरूरी है आपका अच्छा बोलना। सो आपके लिए बहुत जरूरी है इस घंटे के अंदर हमसे मुस्तफीद होना और वो ऐसे कि हम आपके लिए कुछ बहुत अच्छा लेकर आए। आज भी हमने कोशिश किया, ये वाला जो लाइनअप है ये भी आपको पसंद आए क्योंकि ये घंटा भी बड़ा हैपनिंग होने वाला है, हैपनिंग कम इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और ज्यादा है इसमें। तो हम आगाज कर लेते हैं लाइनअप देखते हैं आज का कि दूसरे घंटे में क्या क्या है। मेरा पाकिस्तान है, साइंस एंड टेक है, दीगर चीजें आपको लाइनअप में पता चलेगी। कोरोना के वार ना रुके, मजीद अफराद जान की बाजी हार गए। नए केसेस रिपोर्ट, कम शरह वाले इलाकों में पाबंदियां हटाए जाने का इम्कान। जिनाब पोलो फील्ड्स के ज़ेर एहतमाम दूसरे अल्लामा इकबाल पोलो कप का अहवाल बताएंगी उफेरा फैज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। फूलों सब्जियों को खुश करके महफूज कैसे किया जा सकता है, जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। मेरा पाकिस्तान की, जिसमें उफेरा फैज आज गई हैं जी अल्लामा इकबाल पोलो कप में और वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा वो बता रही है आज का सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिनाब पोलो फील्ड्स में, जहाँ पर सेकंड अल्लामा इकबाल पोलो कप बीएन बैरेज और रिमाउंट्स के बीच में खेला जाने वाला है। तो आज आपको हम दिखाएंगे ये शानदार मुकाबला और इसके अलावा पोलो के शायकीन से भी बात करेंगे और जीतने वाली टीम से भी। अकीला, मुझे ये बताएं मैच कैसा लग रहा है आपको? बहुत हैपनिंग है और बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, तो वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। तो ये आपका फर्स्ट टाइम है या पहले भी आते हैं? या दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन हियर। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के मैचेस होने चाहिए मजीद? आई थिंक पाकिस्तान में तो बिल्कुल होने चाहिए कि इतना पॉजिटिव इमेज जो है उसकी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान में इतने अच्छे इवेंट्स कंडक्ट होते हैं। तो आप मुझे बताएं, आप क्या प्रेडिक्ट करती हैं कौन विन करेगा? मुकाबला बड़ा सख्त है, 6 और 7 पॉइंट्स चल रहे हैं और लास्ट चक्कर है। मुझे लगता है बीएन बैरेज। बीएन बैरेज कोई है उसके अंदर आपके जानने वाला? नहीं, बट आई थिंक दे आर डूइंग रियली वेल, दे आर वेरी स्किल्ड। मैच देख के कैसा लग रहा है? Super excited, and I am so happy to see such a positive attitude in this country, and that brings a lot of happiness. बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आज इंटरनेशनल एम्पायर्स भी आए हैं Wow. और इसकी वजह से पाकिस्तान का एक इमेज जो है वो बड़ा अच्छा बिल्ड होता है। तो आप क्या कहती हैं कि इस तरह के मैचेस होने चाहिए पाकिस्तान में? बिल्कुल होने चाहिए, and the positive thing is these young kids, they are playing. मैच कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव रिस्पांस और बहुत फन हो रहा है। मुकाबला लेवल हो गया, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? शायद रिमाउंट जीते। रिमाउंट जीते। कितना मजा आ रहा है मैच देख के? It was a wonderful match, it was very competitive, so मैंने बहुत एंजॉय किया। एंजॉय कर रही हाँ जी। हो? अलीना, मैच देख के कितना एंजॉय कर रही हो? बहुत ज़्यादा। आई थिंक मैच भी बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। इट्स लाइक अ ग्रेट टाइम। आई एम हैविंग अ वेरी गुड टाइम वाचिंग द मैच। ठीक है। या जी तो व्यूअर्स, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं हिरा एंड मानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक। मैं ठीक ठाक। हिरा, आप कैसी हैं? मैं बहुत खूबसूरत, हमेशा की तरह खूबसूरत। तो हिना, मुझे ये बताएं कैसा लगा आज मैच देख के? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार पोलो मैच देखने आई थी और मुझे एकदम से लगा कि बस मुजम्मिल और इब्राहिम को भी ऐसा कोई गेम खेलना चाहिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त और इतना, हम ठीक है टीवी पे काम करते हैं लेकिन ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये आपको हमेशा एंथुजियास्टिक रखता है और आपको बहुत पॉजिटिव रखता है। तो स्पोर्ट्स जो है वो मानी बिल्कुल। हाँ, ये पोलो जो है वैसे ही पाकिस्तान एक दफ़ा क्वालिफाई कर चुके हैं वर्ल्ड कप के लिए और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि दुनिया भर में पोलो खेला जाता है। पाकिस्तान में तो बल्कि इसका एक कल्चर है पोलो का, ये जो अप नॉर्थ में जो हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं और बड़े मशहूर टूर्नामेंट्स हैं वहाँ होते हैं। और आज का मैच बड़ा एक्साइटिंग था, 7-6 हो गया। बड़ी आखिरी मोमेंट पे गोल्डन गोल पे जीते हैं वो लोग और हमजा जो थे वो बड़े तेज से नजर आए यहाँ पे। हमजा थ्रू आउट स्टेडियम में हमजा हो रहा था। स्पोर्ट्स जो होता है वो ऐसे ही आपको सिखाता है, जब आप हारते हो तो आपके अंदर जीतने की तमन्ना पैदा होती है। एग्जैक्टली। तो स्पोर्ट्स स्पिरिट जो है होना ज़रूरी है। आजकल गैजेट्स के दौर चल रहा है, हर के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं। मेरा मोबाइल भी गायब हो गया। तो ऐसे मौके पे जब बच्चे और बड़े सब आईफोन और एक्सबॉक्सेस और प्ले स्टेशन पे लगे हैं, व्हाई नॉट हम दोबारा अपनी बेसिक पे आ जाएं, क्योंकि जान है तो जान है। जी तो व्यूअर्स, फाइनली इस टाइम हमारे साथ मौजूद है उस प्लेयर की मदद जिसका नाम थ्रू आउट स्टेडियम में गूंज रहा था,
हमजा की मदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नताशा कैसी हैं आप? अल्लाह का अब तो बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैच के बाद बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बेटे ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। जी। मुझे ये बताएं कैसा फील होता है जब आप क्राउड में बैठी हुई थी और हर तरफ हमजा 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 हो रहा था? बस जी, वो जो फीलिंग है वो एक माँ ही जान सकती है। Seeing your children succeed is the best feeling that a mother can have. और बस अल्लाह का करम है। तो मुझे ये बताएं हमजा कितने अरसे से प्रैक्टिस कर रहा है? हमजा 14 साल का था जब वो अर्जेंटीना गया था पहली दफ़ा। ठीक है। और तब से लेके अब तक आप देख ही रहे हैं। तो ये उसका पहला मैच है जिसमें उसने इतना एक्सेप्शनल परफॉर्म किया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हर दफ़ा ही मेक्स हिज मार्क। हमारे साथ मौजूद हैं हमजा, जिन्होंने आज बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमजा, क्या स्ट्रेटजी थी मैच के स्टार्ट में, किस तरह से खेलना था? स्ट्रैटेजी तो हमें काफ़ी टफ खेलना था क्योंकि हम अंडरडॉग से आज के फाइनल के, उनकी टीम हमसे बेहतर थी तो वो फेवरेट से। वी न्यू वी हैव टू प्ले वेरी टफ एंड डिसिप्लिन के साथ, और अल्लाह का शुक्र है थिंग्स वेंट आवर वे और वी वन। तो मुझे ये बताओ कि आपस में कोऑर्डिनेशन कैसी रही थ्रू आउट मैच? आपस में आज अगर हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी ना होती तो प्रॉब्ली हमें फाइनल ना जीते, तो अल्लाह का शुक्र है कोऑर्डिनेशन तो बहुत अच्छी रही आज। ठीक है, तो कितनी ट्रेनिंग करते हो हमजा? ट्रेनिंग हमारा ये सीज़न होता है जी 7-8 महीने का, उसके अंदर तकरीबन रोज़ ही ट्रेनिंग हो रही होती है। कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है? दिन में 3-4 घंटे तो हम ट्रेन करते ठीक हैं है। सुबह शाम। तो अगर किसी ने अपनी गेम को मजीद बेहतर करना हो तो उसको कितना टाइम देना चाहिए अपनी ट्रेनिंग को? ये पोलो बहुत टाइम कंज्यूमिंग स्पोर्ट है जी, इसके अंदर आपको सुबह भी आना पड़ता है, शाम को भी आना पड़ता है, क्योंकि घोड़े भी इसमें इन्वॉल्व हैं। खाली आप नहीं, आपको अपने घोड़ों छोड़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं हमजा कि एक प्लेयर के कितने घोड़े होते हैं एक मैच में? आपको मिनिमम 4 घोड़े चाहिए जी मैच में। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं रिमाउंट टीम के मेंबर। मुझे ये बताएं कि कैसा रहा आज का मैच? बहुत अच्छा मैच था, टफ गेम थी। टफ गेम फॉर एवरीवन, बट फिर सडन डेथ पे गया तो द अदर टीम वन, बट इट्स ओके, इट्स गुड फॉर द स्पोर्ट्स। बिल्कुल, एक लेवल पे आके मैच बराबर हो गया था, 7 ईच हो गए थे। तब क्या था दिमाग में, क्या चल रहा था, किस तरह से स्कोर टू गिव आवर 100% एंड देन सी व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर द गुड। क्या कर सकते हैं? तो अब अपनी टीम को किस तरह से बैकअप करना है आपको? बैकअप इज टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड ऑब्वियसली बेटर देम एंड इंप्रूव। क्या क्या लगता है आज कौन कौन सी गलतियां हुई जो ना होती तो शायद आज कप आप क्या? मैन मार्किंग, फोकस एंड वी डिडंट प्ले विद पेशेंस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। मुझे बताएं कैसा लगा आपको आज का मैच? हमेशा की तरह मैच अच्छा ही होता है इस मौसम में। लाहौर में सबसे बड़ी जो रीज़न ऑफ मी बीइंग इन लाहौर इज़ दिस पोलो, क्योंकि मौसम सर्दी के मौसम में, लेकिन आज का मैच एक्स्ट्रा एक्साइटिंग था कि मेरा एक नेफ्यू भी खेल रहा था और उसके अंदर हमजा मुआज ने उसमें गोल्स भी किए और अमेजिंग मैच, वेरी एक्साइटिंग। तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के मैचेस होने चाहिए और पोलो को लेके खास तौर पे क्या कहना चाहेंगे? पोलो हमेशा से यहाँ पे हो रहा है, लोगों को नहीं पता कि पोलो हो रहा है। हाँ। तो अगर ऑब्वियसली इतनी बड़ी ग्राउंड है और दूसरी पोलो ग्राउंड भी है, तो मैचेस तो होते रहते हैं सारी सर्दियाँ जो होते हैं, इतने टूर्नामेंट्स होते हैं, हर बंदे का टूर्नामेंट होता है। ऑब्वियसली अगर स्पॉन्सर्स इसमें आए, देखेंगे कि पाकिस्तान की सबसे समझ लें पुरानी स्पोर्ट है, इट इज कंसिडर्ड एलीट स्पोर्ट बट नेवरदलेस इट्स अ स्पोर्ट। ठीक है। तो हमें तो बहुत मजा आता है, हम तो हर संडे को यहाँ पे आके पोलो का मैच देखते हैं, बैठते हैं। तो आज आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी? मैं वाइट्स। जी तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेजर बाबर, जिनसे हम इस ग्राउंड के बारे में भी जानेंगे और पोलो के बारे में भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। सर पहले मुझे ये बताएं आज का मैच कैसा लगा आपको? आज का ये 14 गोल का हमारा सेकंड इलामा इकबाल पोलो टूर्नामेंट का फाइनल था। इसके अंदर टोटल 6 टीमें इस वक्त ने पार्टिसिपेट किया। ये एक हफ्ते का टूर्नामेंट था, आज उसका फाइनल था और आपने जिस तरह देखा कि 2 फाइनलिस्ट थे और नीचे एक सब्सिडरी फाइनल भी हुआ जो इससे पहले हुआ था, उसको हम 3rd पोजीशन कंसिडर करते हैं। अच्छा। और आज की एक बड़े मज़े की बात है कि कोइंसिडेंस है कि जो नीचे वाली गेम थी वो भी 5वें चक्कर तक गई और उसका स्कोर था 7-8। ओके। और जो फाइनल था वो भी 5वें चक्कर तक गया और उसका स्कोर भी था 7-8। ऐसे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम देखा है कि 2 मैचेस का एक जैसा स्कोर हो।
अच्छा सर, मुझे इस ग्राउंड के बारे में बताएं, ये जो जिना फील्ड्स है ये कब बना? ये जिना पोलो फील्ड की 2017 में एक आर्मी ने प्लान बनाया, ये एक वेस्ट लैंड था, इसको डेवलप करने का, और इस एरिया में एक पार्क बनाया गया जिसमें जनरल पब्लिक भी आती है, और आपने देखा है कि हम किसी को रोकते नहीं है पोलो के फाइनल्स पे। इसके इर्द गिर्द एक वॉकिंग ट्रैक है 2.2 किलोमीटर्स का, यहाँ पे मेनली ये हॉर्सेस का इक्वेस्ट्रियन एक्टिविटीज़ के लिए क्लब बना है। इसमें हमारे पास 4 ग्राउंड्स हैं, 3 फुल साइज इंटरनेशनल ऑल वेदर पोलो फील्ड्स हैं, और एक थोड़ा सा साइज में छोटा स्टिक एंड बॉल कहते हैं हम उसे, प्रैक्टिस का ग्राउंड है। तो ये जो घास लगा हुआ है, ये एक स्पेशल घास होता है, इसे कहते हैं टिफ्फे 419, ये स्पेशल इसके लिए पोलो फील्ड्स के लिए घास होता है। और ये घास आता कहाँ से है? पाकिस्तान में? ये किसी ने इंपोर्ट किया था, फिर वहाँ से पीसेस ले लेके हमने अपनी नर्सरी डेवलप की, और फिर हमने उस तरह आगे, क्योंकि इसका सीड नहीं है, ये प्लग होता है। ठीक है, तो सर मुझे ये बताएं, अब थोड़ा सा पोलो के बारे में अपनी पब्लिक को बताते हैं, तो मुझे ये बताइएगा ये जो बॉल इस्तेमाल की जाती है ये किस चीज़ से बनती है, और इसके अलावा जो स्टिक यूज़ करते हैं वो उसकी लंबाई कितनी होती है? और जो बॉल है वो कंडेंस्ड फोम का बनता है। अच्छा। ठीक है जी, और पहले बैम्बू रूट का बॉल यूज़ हुआ करता था, बट इससे ज़रा स्पीड बढ़ गई है गेम की। और दूसरा जो स्टिक है उसमें मेनली बैम्बू यूज़ होता है, और ये इम्पोर्टेड बैम्बू होता है, बिकॉज हमारे मुल्क में ये बैम्बू अवेलेबल नहीं है। और नीचे जो उसके नीचे जिससे बॉल को मारा जाता है, हेड कहते हैं उसको, वो जो है वो लकड़ी का बनता है। सर मुझे ये बताइएगा कि पोलो खेलने का कोई सीजन होता है? पोलो सीजन जी हमारे मुल्क में बेसिकली सर्दियों में खेली जाती है ये गेम, और हमारे मुल्क में सितंबर, जैसे लाहौर का सीज़न आप करें तो सितंबर ऑनवर्ड हम शुरू करते हैं, और उसके बाद अक्टूबर में हमारे मैचेस शुरू हो जाते हैं। और ये मार्च 20 को हमारा नेशनल ओपन का फाइनल है, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल ओपन, जो इस बार जिना पोलो फील्ड्स में हो रहा है। ठीक है, तो सर मुझे ये बताइएगा कि जो मैच होते हैं उसमें हर टीम में 4 लोग होते हैं, तो क्या इन 4 लोगों की पोजीशन फील्ड में कोई डिसाइड होती है, और हर बंदे की क्या जिम्मेदारी होती है? आपने देखा हो कि उनके शर्ट के पीछे नंबर लगे हुए थे 1, 2 और 3, 4। Exactly. तो उसी सीक्वेंस में वो खड़े होते हैं। 1 जो होते हैं, 1 और 2 फॉरवर्ड होते हैं। Okay. 3 जो है वो स्टेयर करता है गेम को। Okay. और 4 जो होता है उनका बैक होता है, वो एक किस्म का उनका गोलकीपर भी होता है। ठीक है। और वही आगे से बॉल, आपने देखा कि जब भी उसको हिट मिलती है तो वो वहाँ से मारता है, और आगे उसके फॉरवर्ड अटैक करते हैं और गोल करते हैं। ठीक है, तो सर ये जो घोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं पोलो खेलने के लिए स्पेशली, ये कहाँ से इंपोर्ट किए जाते हैं? ये ज़्यादातर जो घोड़े यहाँ पे आज खेल रहे थे, रेमाउंट्स वाले जो घोड़े थे, सारे लोकली ब्रेड हैं। पाकिस्तान में ही मोना डेपो के अंदर और सरगोदा डेपो के अंदर ब्रीड हुए हैं। अच्छा। और ये होते, और बाकी जो बारिश से उनके पास ज़्यादातर घोड़े जो थे वो अर्जेंटीनियन थे। ठीक है सर, क्योंकि पोलो एक ख़तरनाक गेम है, इसमें गिरने का भी खतरा होता है और चोट लगने का भी ज़्यादा खतरा होता है, तो इसके लिए क्या हिफाजती इकदाम किए जाते हैं प्लेयर्स के लिए ख़ास तौर पे? सेफ्टी के अंदर आपका हेलमेट होता है, आपके जूते हैं, आपके नी गार्ड्स हैं, सारा कुछ होता है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके आज मैच देख के जिना पोलो फील्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आज आप लोगों ने देखा कि जिना पोलो फील्ड्स में इलामा इकबाल पोलो कप का फाइनल मैच खेला गया, और फाइनली ये ट्रॉफी BN बारिश ने अपने नाम कर ली। इस मैच में ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी शिरकत की। मैच के दोनों रेफरीज का ताल्लुक भी बाहर से था, और यहाँ का एनवायरनमेंट आज बड़ा अच्छा था। लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगा, और लोगों का ये कहना है कि इस तरह के मैचेस मज़ीद होने चाहिए, जिससे पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज डेवलप होगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब वक्त हुआ चाहता है साइंस एंड टेक का, और आज हम आपको बताएंगे कि फूलों और सब्जियों को खुश्क करके महफूज कैसे किया जा सकता है। वकार मलिक साहब हमें इसी हवाले से बताएं। देखते हैं आज का साइंस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मंदूर, आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। इब्न फाज़ल साहब हमारे साथ हैं, और अब हमने क्योंकि इरादा किया था कि हम फील्ड में निकलेंगे और ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे जो पे किया था ड्राइड मैंगो पे।
बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्राइड मैंगो के वाले से काम कर रहे हैं और वो कामयाब भी हैं। और इब्न फाज़ल साहब ने बताया था कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें फ़िलिपीन का सर आपने जिक्र किया था कि सबसे ज़्यादा फ़िलिपीन का, हालांकि उनका मैंगो शायद इतना टेस्टी नहीं। हाँ जी, हमारे मैंगो जो हमारा मैंगो बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का जी। और ये बातों मज़े का ही आप मुझे चखा नहीं, अभी ये देखें ना जी, ये प्रोडक्ट जो है ये एक प्रोडक्ट है, वन ऑफ द प्रोडक्ट जो है ये अभी आप देखिए, ये हमारे एक साहब जिन्होंने हमें यहाँ से हमने कोर्सेज करवाए थे, जो लोग सीख के गए थे, उनमें से एक साहब ने ये बनाए हैं और ये बहुत मेरा ज़बरदस्त। जो फूड सेगमेंट्स के एंकर्स होते हैं वो अमूमन कोई चीज़ जब चखते हैं तो वो एक करते हैं वो अच्छा, मैं शायद ना कर सकूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चखने के बाद मेरे दिमाग में वो कहते हैं ना 1000 जन्नतों के दरवाजे ऐसे खुल गए हैं, बहुत सा डोपामीन रिलीज हो गया। इब्न फाज़ल साहब सर ये कमाल है और ये तो मतलब पूरी दुनिया में धूम मचा सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ये बहुत कमाल प्रोडक्ट है, कोई शक नहीं। और बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट ईयर जब हम क्लास करा रहे थे तो हमारे पास कुछ लोग ऐसे आए थे जिनके पास जो सेंट्रल एशिया के कुछ ऑर्डर्स थे और वो कह रहे थे जी कि कुछ लोग अगर करें तो हमें 2, 4, 20, 5 टन अगर दे सकें तो हमने वो ऑर्डर भुगताने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जो प्रोड्यूस कर रहा हो, और लोकल मार्केट में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अभी जैसे आपके सामने है यहाँ पे अभी आज इस प्रोग्राम के अंदर ये तकरीबन जितने भी हमने डिस्प्ले किए थे 20-30 किलो वो सारे सेल हो गए। जिसने भी चखा है उसने वो इसको खरीदा। तो ये इतनी कमाल चीज़ है और न्यूट्रिशन के लिए बड़ी अच्छी। बच्चों के लिए जो कैंडी की जगह पे जो कैंडी की जगह ये फ्रूट कैंडी है एक तरह की, उसमें न्यूट्रिशंस पूरी हैं और आपकी प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू ऐड हो रही है, आपके लोग काम पे लग रहे हैं। और फिर जब हम इसको एक्सपोर्ट पे लेके जाएंगे तो जाहिर है कि जो हमारा टारगेट है हम ट्रेड डेफिसिट को कम करेंगे। इस तरह जी ये तो मैंगो पे। अच्छा, ये जो साहब है, बात खत्म करने से पहले मैं सिर्फ आखिरी एक बात अपना एक रिमार्क्स दे दूँ इस हवाले से, वो ये है कि जो एक्चुअली मैंगो आप खाते हैं ये कोई मुबालगा नहीं है कि उस मैंगो से मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा कहीं मज़े का लगा है। और असल में ये डिहाइड्रेशन हो गई ना, तो इसमें जो इसकी कंसंट्रेट हो गया, इसके सारी न्यूट्रिएंट्स भी और इसकी जो चीनी शुगर और अरोमा हर चीज़ इसके अंदर वो बढ़ गई। ठीक है, तो ये अच्छा इसके अंदर मैंगो में एक और प्रोडक्ट भी है जी जो इन्होंने बनाई थी, वो ख़त्म हो गई चूँकि वो बहुत ज़्यादा उसको कहते हैं जी फ्रूट लेदर मैंगो का। जी जी जी, अच्छा। तो वो इन्होंने भी बनाया था सीज़न के अंदर, लेकिन ये वो उनका वो विद इन 1 मंथ ही सारा सेल हो गया जितना उन्होंने बनाया था। तो अब नेक्स्ट टाइम वो इंशाल्लाह ज़्यादा बनाएंगे। तो इस तरह ये मैंगो की ये 2 प्रोडक्ट थी। ये हमारे एक साहब हैं यहाँ ये दोस्त हैं, इन्होंने ये ऑनियन जो है इसकी डिहाइड्रेशन की है, बल्कि इसकी पेस्ट बनाई है और ये इसको भी डिहाइड्रेटेड पेस्ट है, इसके अंदर से पानी जो है वो सारा निकाला हुआ और ये समझे कि इसका कंसनट्रेट है। और आप समझें कि जैसे ख़वातीन की वो बड़ी कम्बरसम प्रैक्टिस होती है उसको काटना और आंसू और वो सारा, और वो इसमें ये है कि ये आपने 1 चम्मच ये हंडिया में डालना और आपकी सारी वो है। और 50 रुपए का ये इसकी, और इसमें सिर्फ 1 चम्मच जो है जी आपने हंडिया में ज़रूरत के हिसाब से आपने बनाना है। ज़िंदगी कितनी आसान है ये बिल्कुल जी। तो मतलब ये कि ये अब यही जो ऑनियन है उनका जो गांव में वो बैठे थे उनको शहर में पहुंचाना, मंडी में पहुंचाना और उनको टाइम पे उसके मुनासिब पैसे लेना वो उनके लिए मुश्किल और था। सस्ता बेचना और ये छोटी सी एक मशीनरी, यानी इसके लिए कोई 50,000 या 70,000 की कुछ मशीनें इसके लिए है। दोनों विन विन पोजीशन में आ जाते हैं, किसान भी और जो कंज्यूमर है वो भी। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि उसको उस पूरी मुशक्कत में से जो किसान भी मुशक्कत में है और कंज्यूमर भी और फिर ट्रांसपोर्टेशन इसकी आसान हो गई, इसमें हाइजीनिक वैल्यू जो है वो कितनी ऐड हो गई। तो मतलब ये सारी चीज़ें, और फिर लाइफ इसकी है, अब आपको ये नहीं टेंशन ये आपको ऑफ जब प्याज 150 रुपए किलो होगा ये 50 तब की 50 का ही। आपको उन चीज़ों से गरज नहीं है कि प्याज कहाँ जाता है। जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि ये जो है ये अब ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये इसकी अवेयरनेस हो रही है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जितने एंटरप्रेन्योर जिन्होंने आपके कहने पे ये काम शुरू किए वो सक्सेसफुल है। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सामने प्रोडक्ट है। अभी आज की मिसाल है कि ये तकरीबन कोई 40 से 50 किलोग्राम जो ये सिर्फ आज बिक गया ये मैंगो। जी मैंगो। और इस तरह ये भी बहुत से सेल हुए हैं। अभी हमने इसको जो है ये मैंगो ड्राइड ये एक कस्टमर है जो पूछना चाह रहा है कि मैंगो ड्राइड कैसे किया, तो ये बस हम इसको करके थोड़ा सा वाइंड अप करके फिर आप इब्न फाज़ल साहब आपको बता देते हैं। एक सेगमेंट हमने किया था स्टीविया पे, और स्टीविया के हवाले से हमने ये सेगमेंट किया था कि जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, उसमें कोई शुगर या उसका कोई मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन वो मिठास उससे कहीं ज़्यादा पैदा करता है। तो ये है एक्चुअली वो प्रोडक्ट स्टीविया जो कि
इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता जी, ये दीजिए। स्टीविया का एक्सट्रैक्ट है जी। ये स्टीविया जो पौधा है, इसके पत्तों के अंदर एक केमिकल होता है जो चीनी से कोई 20-30 गुना ज़्यादा मीठा है। तो ये उसको एक्सट्रैक्ट को वहाँ से निकाल लेते हैं और उसको शुगर के अल्टरनेट के तौर पे यूज़ करते हैं। और आम आदमी भी, मेरा मतलब अगर किसी को शुगर का मसला नहीं भी है तो भी जाहिर है कार्बोहाइड्रेट शुगर से आप बचेंगे, जाहिर है इसके ये अगर यूज़ करते हैं। और उसकी ये जो एक डब्बी है जिसके अंदर ये फ्यू ग्राम स्टीविया, ये समझ लें कि 1 महीने के जो मशरूब है आपके उसके लिए काफ़ी है, चाय वाय जो भी आपने पीना है। तो ये बताएं कि इसका जो पौधा है ये पाकिस्तान में किस हद तक काश्तकारी की जा रही है? अभी ये स्टार्ट हुआ है। असल में ये इसका टेम्परेचर का कोई इशू था, तो अब ये पाकिस्तान के जो मौसम है उसके साथ ये आस्ता आस्ता हो रहा है। वो टनल में किया जा सकता है? हाँ जी, वो जाहिर है उसको टेम्परेचर कम चाहिए ना जी। ठीक है। तो उसके हिसाब से अभी ये इसकी खैर ग्रोथ काफ़ी होना शुरू हो गई, कल्टीवेशन शुरू हो गई है। लेकिन अभी इसको हमने कमर्शियली पाकिस्तान में इसको ग्रो करके इसका एक्सट्रैक्ट अभी नहीं निकालना शुरू किया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जी इसको हम लोग हमारे नॉर्थ में भी कोई तजुर्बा करने की कोशिश की है कि वहाँ पे तो टेम्परेचर? हाँ जी, नॉर्थ में इसका जो आइडियल इन्वायरमेंट है, अगर उन एरियाज में हम करें तो यहाँ वहाँ पे ये बड़ा कंफर्टेबली ग्रो कर सकता है। और इसकी जो फार्मिंग करें और इसके अंदर से जो ये निकलता है जो स्वीटनर है वो काफ़ी महंगा है जी, वो 30,000 रुपये पर केजी के करीब उसकी वैल्यू है। पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स जो है हाँ जी, वो हम इम्पोर्ट करते हैं। हम इम्पोर्ट करते हैं। तो जो हम यहाँ पे बनाएं, इसको ग्रो करें, उगाएं, तो जो लोग काम ढूंढते हैं उनके लिए पैगाम है कि भाई काम तो बहुत है, आप देख करने वाले। अच्छा, ये जो नेक्स्ट है ये जो बड़ी कलरफुल और खूबसूरत बोतल, ये सिरका है सारा? हाँ जी, ये सारा सिरका है जी। ये नेचुरल सिरका जिस पे हमने प्रोग्राम किया था, ये एप्पल साइडर है, ये सेब का है जी। ये अच्छा, ये बेर का है जी, ये बेर का है, ये सेब का है। इस तरह ये जो है हमारे पास ये गन्ने का और ये खजूर का, और ये जो सबसे मज़े का और ज़बरदस्त है वो जामुन का, जो कि बड़ा उसकी वो न्यूट्रिशन वैल्यू भी है। ख़ास तौर पे वो कहते हैं जी शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा। ये जितने लोगों को आपने इस तरफ लगाया है जी जी, उनमें से बेशतर जो हैं वो मतलब सक्सेसफुल है? हाँ जी, अब कमर्शियली लोग काम करना शुरू हो गया ना। असल में ये चीज़ें ऐसी हैं जिनका भी इंट्रोडक्शनरी फेज़ है, तो अब लोग वो सीख रहे हैं और करना शुरू कर गए हैं। एक्सेप्टेंस भी इसकी आस्ता आस्ता आ रही है, तो ये एक मतलब एक ज़बरदस्त इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है इसका इंशाल्लाह। और पाकिस्तान को एक तो है प्रोडक्ट बनाना, पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है किसी भी इस तरह की चीज़, चाहे वो सेब है, चाहे वो माल्टा है, संतरा है, मैंगो है, क्योंकि उसका एक खास अरोमा है, खास टेस्ट है हमारी ज़मीन में। बहुत ज़बरदस्त। तो उस प्रोडक्ट में तो कोई शक नहीं है कि वो बहुत आला होगी। हमारी जो एक अगली सतह है जहाँ पे हम हो सकता है कि थोड़ा सा नाकामी का, वो है पैकेजिंग। जी जी, ये खूबसूरत है लेकिन पैकेजिंग एक अलग साइंस है। बिल्कुल। तो मेरा मतलब इन दोनों पे काम करने की जरूरत है। सर, हम पैकेजिंग भी सिखाते हैं और उसमें जो है सारी उसकी जो हाइजीनिक पैकिंग भी सिखाते हैं। उसके बाद अगले स्टेज पे हम इसकी मार्केटिंग, और अब जो है नेक्स्ट स्टेज पे हम इसकी एक्सपोर्ट के भी कोर्सेज करवाने लगे हैं यहाँ पे, कि जो लोगों को हम इसको लेके जाएंगे यार ये पाकिस्तान की जो मार्केट है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करें। ये खजूर का है जी, ये खजूर। तो इनकी अपनी एक, इसमें कोई अफादियत के वाले से आप कुछ बताना चाहेंगे? सर जी, जो किसी भी फल की जो न्यूट्रिशंस है ना वो सिरके में सारी आ जाती है। ये सिरके का कमाल है। सारी और जो उसमें और एडिड एडवांटेज होता है कि जो उसके अंदर शुगर कंटेंट होता है जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं वो सिरके में चेंज हो जाता है। यानी शुगर खत्म हो गई और बाकी जो भी उसमें चीज़ें हैं, जो उसमें फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और जो भी काम की चीज़ें वो सारी उसमें वैसे ही रही और शुगर उसमें फिनिश हो गई। इसका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है? इसमें ड्रेसिंग में, सलाद में, पानी में हल करके आप वैसे मशरूब के तौर पे 1 चम्मच वैसे पी लें तो बस। ये क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज हुआ होता है एक सर्टन इसकी पीएच वैल्यू पे और सर्टन जो उसकी एसिटिक एसिड की कंपोजिशन पे इसको स्टैंडर्डाइज किया होता है। तो इसको ये बेहतरीन ये चीज़ है। इसको मैं ये कह सकता हूँ, इस सेगमेंट की तरफ हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आखिर पे ये कह सकता हूँ कि आप एक ये नहीं एनवायरनमेंट या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सपोर्टिव नहीं है हमारी जो सोसाइटी के अंदर या हुकूमती सतह पे, लेकिन उसके बावजूद एक फ़र्द की सतह पे आप जिस तरह काम कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक मुजाहिद हैं। मतलब आपने कमाल काम कर रहे हैं, लोगों को उसमें से उनको बारोज़गार बनाना इससे बड़ा कोई काम जी। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से लोग जो हैं वो बरसे रोज़गार आ रहे हैं और इंशाल्लाह जो कमिंग ईयर है उसमें ये एक्सपोनेंटली ग्रोथ करता नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। इस साल में हमें लगता है कि ये हमारा टारगेट था कि हम 1 साल में 100 एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, लेकिन नज़र आ रहा है कि शायद कई 100 इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि एक्सप्रेसो की इस जो सेगमेंट है साइंस एंड टेक, जिसमें आपका बहुत हमें साथ रहा है, इसके बाद वो जो आप सैकड़ों कह रहे हैं वो हज़ारों लाखों में इंशाल्लाह ये हमारी बहुत बड़ी तमन्ना है। देखते रहिए साइंस एंड टेक। करमुल्लाह वजह करीम की यौम वलादत बहुत बहुत मुबारक हो। सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह शेर खुदा है। आपका मुनफरिद एजाज़ हासिल है कि आपकी विलादत खाना काबा में हुई और आपने अपनी पहली निगाह जमाल रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली और साया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में परवरिश पाई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है।
आज हम सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा के जो उनकी जो शख्सियत है, उनकी वलादत के हवाले से आज की हमारी खुसूसी नशस्त है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे साथ प्रोफेसर नासिर साहब मौजूद हैं। इस हवाले से जितना भी उनकी बात, उनका तारुफ जितना भी करवाया जाए वो यकीन तौर पे अल्फाज कम पड़ जाते हैं। अल्फाज हैं ही नहीं मौला अली करमुल्लाह वजह की शख्सियत कुछ छेड़ने के हवाले से भी उनका तारुफ। तो प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। और कितनी खूबसूरत बात है कि ये जो दो भाइयों का ताल्लुक़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात की सबसे अफजल शख्सियत हैं। और कल वैसे ही मैं सोच रहा था मुख्तलिफ़ वाक़यात जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहादीस और वाक़यात में बयान होते हैं इस ताल्लुक़ को लेकर, उसकी तरफ भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अगर कहूँ कि आप तारुफ़ कराइए, थोड़ा सा उस तारुफ़ को छेड़िए जो मौला कायनात का है, तो आप कुछ अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम जिस घर में पैदा हुए, सैयदना अबू तालिब का घर, ये वही घर था जिसमें ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश पाई थी। आक़ाए दो जहाँ अपनी उम्र मुबारक के 7-8 साल के बाद यहाँ पर ही पले बड़े, नश्व नुमाई हुज़ूर अलैहिस्सलाम की। अब जब मेरे आका जवानी के आलम में हैं तो हज़रत मौला अली मुर्तज़ा पैदा हुए और विलादत से ही रसूलुल्लाह की आगोश में, और विलादत से लेकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पाक तक एक एक लम्हा नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा। आप यूँ कह लें सहाबा व अहले बैत अतहार में जिस शख्सियत को सबसे ज़्यादा वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम की सोहबत में मिला वो सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम है। बचपन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साए में गुजारा। फिर जब बचपन में ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब इज़हार नबुव्वत फरमा दिया, बग़ैर किसी एक लम्हे की ताख़ीर के फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। अलल इत्तलाक अगर हम कहें कि इस्लाम कबूल करने में अव्वलियत किसको हासिल है तो सैयदा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मुमिनीन के बाद जिस शख्सियत ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो सैयदना मौला अली मुर्तज़ा है। इसलिए अल्लाह ने दोनों को इकट्ठा भी कर दिया। जी हाँ, कुतुब हदीस में लिखा है, आका अलैहिस्सलाम के तमाम हदीस की किताबें फरमाया इन्नहु अव्वलु मन अस्लम व सल्ला मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये वो पहले शख्स हैं जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और पहले शख्स हैं जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। और आप खुद फरमाते थे कि मुझे कोई शख्स मालूम नहीं है जब मैंने रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ी तो कोई दूसरा हज़रत खदीजा के अलावा, फिर हज़रत ज़ैद साथ शामिल हो गए, ज़ैद बिन हारिसा, इनके अलावा कोई और शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ने वाला नहीं था। बिल्कुल आगाज़ के मुसलमान, फिर ज़िंदगी भर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक चलते रहे। जिहाद में आपका एक कमाल ये कि ग़ज़वा बद्र में देखें जितने कुल कुफ़ार के लोग कत्ल हुए, आधे हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा ने। इसी जानब मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा कि ज़मीनी शेर तो बहुत हुए, बहुत हैं, बहुत हुए, खुदा का शेर एक ही हुआ। वाह, ऐसा क्या था जिसकी वजह से खुदा नहीं चुन लिया और अब मैं अल्लाह के नबी ने उन्हें खुदा का शेर कह दिया? ये मैं आपको ये बात बहुत खूबसूरत आपने बात की, यानी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके चेहरे पर एक निगाह पड़ जाए तो इतनी बड़ी फजीलत मिल जाए कि ज़िंदगी सारी इबादत करके कोई शख्स उस शख्स के बराबर ना हो सके। तो जिसको रसूलुल्लाह इतनी मेहनत से तैयार कर रहे हैं, किसके लिए तैयार कर रहे थे? आका अलैहिस्सलाम की मेहनत और हुजूर की तरबियत का अगर कमाल देखना हो तो मौला अली मुर्तज़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको शुजात सिखाई, दलेरी सिखाई, जुर्रत सिखाई, मैदान में लड़ना सिखाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको क़ज़ा अदालत सिखाई। हुजूर अलैहिस्सलाम से सब कुछ सीखा। फरमाते थे मैंने हर चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सीखी है जैसे गाय का बछड़ा गाय से ज़िंदगी गुजारना सीखता है। यानी ये हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का कामिल नमूना थे सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु। इसीलिए तो उन्होंने उनको इल्म का दरवाज़ा भी कह दिया जब उन्होंने उनको सब सिखाया, और साथ ये भी कहा कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। आप देखें ना, कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें हज़रत मौला अली मुर्तज़ा का कोई शरीक नहीं है, उनमें अगर आप देखें तो खैबर की रात हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सारे लोग इंतज़ार करते रहे, साहबा करते हैं फततावलना लहा, इस ओहदे को, इस एजाज़ को पाने के लिए पूरी तवील रात हमने इंतज़ार किया, और जब सुबह हुई तो नाम किसका था? अली का। और जब एक गज़वा में, गज़वा तबूक में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको मदीना में छोड़ा किसी हिकमत के तहत, अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह मान निसाए वसिबियान,
औरतों और बच्चों के साथ छोड़ के जा रहे हैं। आका ने फरमाया अली अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलत हारून में मूसा, अली क्या आप इस बात पर राज़ी नहीं है कि आप मेरे साथ ऐसे हों जैसे हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरे बाद नबी नहीं है, मगर तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता वो है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत हारून के साथ था। और जब कुरान मजीद की आयत उतरी ना, कुल तआलौ नदु अबनाअना व अबनाअकुम, नजरान के उन कुफ़ार के मुकाबले में कि सामने आना था, मुबाहला करना था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने बेटों को, अपनी जानों को, अपनी औरतों को लाएं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 4 लोग चुने और वो यही घराना था, अलीयन व फातिमाता व हसनन व हुसैनन। इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ लेकर अल्लाह की तौहीद पर गवाही के लिए बुला लिया। एक बार हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना मिनकुम मन युक़ातिलु अला तअवील अल-कुरान कमा क़ातलतु अला तंज़ीली। अब आपने कहा ना शेर खुदा एक ही हुआ, वजह क्या थी? आका अलैहिस्सलाम इनको मुश्किल तरीन लम्हात के लिए तैयार कर रहे थे। उम्मत पर आने वाला एक ऐसा मुश्किल वक्त कि अगर उस मुश्किल वक्त को संभालने वाले सैयदना अली इब्न अबी तालिब ना होते अमीरुल मोमिनीन, तो शायद उम्मत का रास्ता ही बदल जाता। वो वक्त क्या था? बगावत हो गई, खवारिज निकल खड़े हुए, हज़रत अली इब्न अबी तालिब जैसा शख्स ही ज़रूरी था। और ये वो वक्त था जब इस्लाम अभी पनप रहा था, अभी आगाज़ था ना, बिल्कुल अपने आगाज़ में था। अगर उस वक्त आप खारजियों को देखें, खवारिज क्या थे? इबादत गुजार, कुरान की तिलावत करने वाले, तहज्जुद करने वाले, तकवा इख्तियार करने वाले, दिनों को रोज़ा रखने वाले, रातों को मुसल्ले पर खड़े होने वाले। ऐसे लोगों को कौन पहचान सकता था और किसकी जुर्रत थी उनके खिलाफ तलवार उठाता? और ये वजह है जब हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम इन खवारिज के साथ जंग करके फारग हुए ना, आप इतने खुश थे, लोग कहते हैं कि हमें हैरान डर लग रहा था, इसी खुशी में आपकी रूह मुबारक न परवाज़ कर जाए। आपने नफल अदा किए और फरमाया मैं कामयाब हो गया, मैंने फितने का सर कुचल दिया। मेरे पास वक्त कम है, बतौर मुअल्लिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बाद उनसे बड़ा कोई मुअल्लिम नहीं है, उनसे बड़ा कोई मामलात को समझने वाला नहीं है। आप एक कॉल उठा ले नहजुल बलागा का और उसके अंदर एक पूरी एक राह हयात मुतय्यन है उसके अंदर। इमरान हसन इस पे आखिर में कुछ इमरान हसन भाई आप देखें, इस लफ्ज़ को चूँकि वक्त इतना होता नहीं कि तफसीलात में चला जाऊँ, अगर सिर्फ 2 जुमले इस बात में बोलना चाहूँ तो वो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 2 जुमले ले लें आप। हज़रत उमर जिनके नाम पर उमर लॉ है और उमर जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का बानी है, TQM का, उमर क्या कहते हैं? सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिन मुअदिलतिन लैसा लहा अबुल हसन, ए अल्लाह मैं हर उस मुश्किल से तेरी पनाह चाहता हूँ जिसको हल करने के लिए अली ना हो। यानी और फिर आपके अपने अल्फाज हैं कि अगर अली ना होते, लौला अलीयुन लहाला का उमर, अगर अली ना होते तो उमर हिलाक हो जाता। इतने बड़े अदल करने वाले, इतने बड़े काजी उल कज़ा, चीफ जस्टिस, रियासत को फलाई रियासत बनाने वाले सैयदना मौला अली उल मुर्तज़ा के इस उम्मत पर वो एहसान है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक कॉल मौला का अता हो। मौला अली, अच्छा एक बात आपने फरमाया, अगर कोई बंदा आज हर बंदे को ये बात हक लगे, आपने फरमाया कि जब लोग किसी से राज़ी होते हैं तो दुनिया भर की खूबियां जो दूसरों में है वो भी उसमें डाल देते हैं, और जब किसी से नाराज होते हैं तो उसकी अपनी खूबियों का भी इनकार कर देते हैं। आज यही हालात हैं प्रोफेसर, बिल्कुल। और ये मैं वही बात है कि अल्फाज नहीं होते मेरे पास जब भी हम ऐसा मौजू उसका इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हमें उनकी सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। इसी नोट के ऊपर एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग 7 के 7वें एडिशन के जो 7 एडिशन है लाहौर के मरहले में मुकाबले जारी हैं और इस वक्त कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान हमने कल देखा 21वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को जीत के लिए 192 का टारगेट दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड का आगाज तो इतना अच्छा ना था, लेकिन ओपनर रहमान अली ने रन्स के मजमूई तौर पर 12 स्कोर पर आउट हुए, जबकि नए आने वाले बैटर मोहम्मद इखलाक सिर्फ 2 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। इस्लामाबाद को जो तीसरा नुकसान हुआ वो एलेक्स हिल्स की सूरत में उठाना पड़ा, वो 25 रन बनाकर आउट हो गए। इसी हवाले से और कल जो 1 रन से हारा है कराची, दे दे इतनी डिटेल में आप जा रही हैं, सब 1 रन से हार गए। नहीं एक सेकंड मेरे साहब, टीमें बदली, ग्राउंड बदले, क्राउड बदला, नहीं बदला तो कराची किंग्स नहीं बदला। मिर्जा साहब इसको जवाब दे जरा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सुबह खैर अरमला, आपको भी और इमरान को भी। और वाकई में
कराची किंग्स की जो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है उस पर बहुत सवालिया निशानात उठ गए हैं कि क्या टीम का सिलेक्शन किया गया है। खासतौर पर कल जब मैच कराची किंग्स की गिरफ्त में आ गया था, इमाद वसीम और कासिम अकरम बैटिंग कर रहे थे, तो जॉर्डन थॉमसन को क्या भेजने का तुक था। हालांकि क्रिस जॉर्डन वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, क्रिस जॉर्डन ज्यादा अच्छी बैटिंग कर लेते, तजुर्बाकार है, लेकिन जॉर्डन थॉमसन चले गए, उमैद आसिफ छक्के मार लेते, वो चले गए, और आप देखें कि किस तरीके से सनसनीखेज अंदाज से 1 रन से हारा। तो इस पे सवालात उठ रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिए। अगर वो मैच बिल्कुल अपनी गिरफ्त में ले आए थे, उसके बावजूद हारना ये यकीनन लम्हे फिक्रिया है कराची किंग्स के लिए, जो बड़ी एक हाइप वाली टीम है, बड़े स्पॉन्सर्स हैं, और गुज़िश्ता कई बरस से वो कम से कम प्लेऑफ्स के लिए तो क्वालिफाई करती थी, 2020 में तो चैंपियन भी बनी। तो मिर्जा साहब, ये सब हैरान है, फ्रेंचाइज के लिए कितना डैमेजिंग है। जितनी हाइप किंग्स की बनी पहले पीएसएल से लेकर अभी 7वें तक, शायद किसी दूसरी टीम की उतनी नहीं बनी। मुल्तान तो आउट ऑफ नोवेयर आ गया, मतलब एक छोटी टीम थी, लेट आई है, उसका तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है मुल्तान फ्रेंचाइज का। तो लाहौर कलंदर्स भी आ गया, लाहौर कलंदर्स भी माशाल्लाह अब तो टॉप 3 के अंदर हैं। तो ये जो टीम मैनेजमेंट है, इसके हवाले से आप हमें बताइए, और इस फ्रेंचाइज को क्या नुकसान होगा इस इतनी बुरी परफॉर्मेंस का, आपको लगता है? लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि पीटर मोर्स को कौन लेकर आया एज अ कोच, क्योंकि पीटर मोर्स का इतना एक्सपीरियंस नहीं है वाइट बॉल क्रिकेट का, उनको लेकर आ गए, और उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी। वसीम अकरम उनके साथ थे, सब लोग हैरान होते हैं कि कराची किंग्स की प्लानिंग क्या थी। मैं समझता हूँ प्लानिंग का फुकदान नजर आया। ड्राफ्टिंग का मैं कल भी आपको इमरान कह चुका हूँ कि ड्राफ्टिंग के मरहले पर जो है इन्होंने सही लड़कों का इंतखाब नहीं किया। कासिम अकरम को सिलेक्ट किया, वो अंडर-19 वर्ल्ड कप में बिजी था, कल वो आया, पिछले मैच में उसको नीचे भेजा, कल वो आया, उसने निस सेंचुरी बनाई। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, और आपने सही कहा कि हाइप वाली टीम थी, इतनी जबरदस्त कराची किंग्स, और नाम अटैच है, कराची के लोग बड़े दिल बर्दाश्त है, क्योंकि कराची का तो सिर्फ एक आध ही खिलाड़ी इस टीम में शामिल था, लेकिन नाम की जो ओनरशिप होती है, उस ओनरशिप वो जो खिलाड़ी शामिल था वो परफॉर्म करता रहा है। शर्जील ने परफॉर्म किया है कंपैरेटिवली। शर्जील हैदराबाद का है, बिल्कुल शर्जील ने परफॉर्म किया है, फिर बीच में वो बिल्कुल बैठ गया, 2-3 मैचेस में उसने परफॉर्मेंस नहीं दी। बाबर आजम भी जो थे वो, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि स्लो खेले, लेकिन बाकी लड़के क्या कर रहे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा ना। टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था, लेकिन लाहौर बाबर आजम वाहिद कफील है, ये आपकी कल वाली स्टेटमेंट हमें याद है, हम इस पे बिल्कुल कल वाहिद कफील भी जल्दी आउट हो गए ना। कल वाहिद कफील भी जल्दी घर लौट गया। मिर्जा साहब, दूसरी जानिब अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी देखें, कराची किंग्स की परफॉर्मेंस तो थी, लेकिन कल हमने फील्डिंग में जितने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कैचेस ड्रॉप किए, उसके बावजूद कराची किंग्स नहीं जीती। लेकिन दूसरी जानिब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की इसको जो कह ले मिस फील्डिंग है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड को सेटबैक हुआ, उनके फास्ट बॉलर जीशान जमीर, जिन्होंने बाबर आजम को कॉट बिहाइंड आउट किया, बड़ी तेज गेंदें कर रहे थे, वो सिर्फ 9 गेंदें कराने के बाद अनफिट हो गए। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले, 17 विकेटें लेने वाले शादाब खान, वो अनफिट हो गए, ग्रोइन इंजरी हो गई, तो उधर सेटबैक था। और दूसरे फील्डर्स के दरमियान ऐसा लग रहा था कैच छोड़ने का मुकाबला हो रहा है कि कौन ज्यादा कैचेस छोड़ेगा, और इस्लामाबाद यूनाइटेड तो लकी रही कि इतने कैचेस ड्रॉप करने के बावजूद वो जीत गई। उसके 2 मेन बॉलर्स हसन अली और फहीम अशरफ की बड़ी पिटाई हुई। हसन अली को देख लें, इस टूर्नामेंट में 6 विकेटें ली हैं, उनका इकोनॉमी रेट देखे 11.2 रन पर ओवर का है। एक ऐसा बॉलर जो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुका है, वो इस तरह की पैथेटिक बॉलिंग कर रहा है। तो और फिर दिलचस्प बात यह है कि कप्तानी आसिफ अली कर रहे थे, उन्होंने 2 विकेटें भी ली, मैन ऑफ द मैच। मिर्जा साहब, आसिफ खान का रिएक्शन आप उस पे कैसे देखते हैं जब दूसरी विकेट ली आसिफ ने? आजम खान को बस खिलाया जा रहा है, अब क्या कर सकते हैं, वो टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन एज अ विकेट कीपर मेरी अपनी जाती राय, हो सकता है लोग मुझसे इख्तिलाफ करें, लेकिन उसकी फिटनेस एज अ विकेट कीपर जो है वो आई थिंक इट इज नॉट अप टू द मार्क, मेरी अपनी राय है। इमरान शायद इसमें ऐड कर दें। ठीक है, नहीं आपकी राय से हम कैसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं साहब। और दूसरा ये कि अभी हम चूंकि लाइनअप हमारे सामने तकरीबन सामने आ चुका है, आ रहा है काफ़ी हद तक, तो आप 4th टीम कौन सी जाते देखते हैं? कल वैसे आपने ज़ल्मी की पेशगोई की थी, आई रिमेंबर। देखिए, मसला ये है कि कराची किंग्स तो आउट हो गई। बाद लोग कह रहे हैं अगर वो अपने तीनों मैच जीतती है जीत ले, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का एक मैच बाकी है अभी। उनमें से जो जीतेगा, अगर देखें आप पॉइंट्स टेबल पर 12 पॉइंट्स के साथ मुल्तान सुल्तान टॉप पर है, और अरमला की टीम लाहौर कलंदर्स 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। 8 पॉइंट्स है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और 6 पॉइंट्स कोयटा और 6 पॉइंट्स पेशावर के हैं।
तो कोयटा और पेशावर अगर कोई भी मैच जीतते इनके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे, और इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर अपने तीनों मैच हारे, हाकिम बदन अगर अपने तीनों मैच हारे, तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी मसला हो सकता है। ये मिर्जा साहब आपका तजिया है या आपकी ख्वाहिश है? ख्वाहिश नहीं है, मैंने तो हाकिम बदन कहा, इतनी मैंने शकील उर्दू बोली है। ठीक है, चले मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, बड़ा स्पाइसी किस्म का लाइवली एंड स्पाइसी तजिया हम आपसे डिस्कस का मजा हमें आता है, आई बिलीव कि देखने वालों को भी आता है, क्योंकि हमें फीडबैक बड़ा अच्छा मिलता है। तो मिर्जा इकबाल बेग साहब जी हमारे साथ मौजूद थे, और इस्लामाबाद यूनाइटेड और PSL के फ्यूचर की बात करते, एवरीबडी इज डिसअपॉइंटेड अ बिट ऑन कराची किंग्स, इस पे हम बात करते रहेंगे। और हमें बताया जा रहा है कि आज रशीद अत्रे साहब की भी सालगिरह है उनकी, आज 103rd उनकी बर्थडे जी। रशीद अत्रे साहब की फेमस म्यूजिशियन है, बहुत बड़ी कॉम्पोजिशंस उन्होंने बनाई है पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, सो उनको भी हमारा ट्रिब्यूट है। इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।